हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 जो है विद एडजस्टमेंट है। पहला लेक्चर जिसमें मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट बताया था कि इसमें 3 अकाउंट, 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनाया जाता है। वो मैंने सिर्फ एक बस ट्रेलर दिया था कि किस तरह से ट्रायल बैलेंस, यानी कि हमने जो अभी तक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना सीखे हैं, सबसे पहले आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो या फिर सब्सिडरीज बुक में करते हो और उसके बाद हम उसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लेजर के बाद हम उसका ट्रायल बैलेंस में एंट्री करते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हैं और ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक प्रोसेस होता है। तो ये हमने देख लिया कि जो ट्रायल बैलेंस में जो आइटम गिवन है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में किस तरह से पोस्टिंग करते हैं वो हमने सीख लिया विदाउट एडजस्टमेंट। अब सर ये एडजस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, विदाउट या फिर विद एडजस्टमेंट, इस एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है? तो एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में कुछ गैप हो जाता है, कुछ भी, चाहे 1 घंटे 2 घंटे का हो जाए या 1 दिन 2 दिन का हो जाए। तो ये जब गैप हो जाता है तो अब ट्रायल बैलेंस के बाद कोई ट्रांजैक्शन अगर हैपन होता है, कोई ट्रांजैक्शन इंकर्ड होता है, तो वो तो रिकॉर्ड इसमें कैसे होगा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे? जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। तो इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन जो ट्रायल बैलेंस बनने तक रिकॉर्ड हो गए हैं तो ठीक है, बट ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन हैपन होता है तो उस ट्रांजैक्शन को हम एडजस्टमेंट के थ्रू शो करते हैं। किसके थ्रू शो करते हैं? एडजस्टमेंट। अब क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है, तो यानी कि अब एडजस्टमेंट के बाद अगर हमने किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, उसका इफेक्ट हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर डालना है तो 2 इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हर जनरल ट्रांजैक्शन के एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। अब इसका जर्नल एंट्री हुआ नहीं है। अगर जर्नल एंट्री सपोज दैट कि अगर मैंने रेंट पे किया है तो रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बताइए इसका 2 अकाउंट में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं? एक रेंट है, दूसरा कैश है। तो जब इसका लेजर बनाया होगा तो एक रेंट अकाउंट बनाया होगा, दूसरा कैश अकाउंट बनाया होगा और जब ट्रायल बैलेंस में गया होगा तो एक रेंट और एक कैश, 2 अलग अलग अकाउंट का बैलेंस शो हुआ होगा। हाँ सर। तो अब इनका ना हमने जर्नल किया और जब जर्नल नहीं किया तो लेजर नहीं, लेजर नहीं तो ट्रायल बैलेंस, तो इसका मतलब इन सब में कम से कम 2 इफेक्ट तो हुआ होगा। हाँ सर। एक एग्जांपल सर बता दो और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये देखिए, ये इसको एडजस्टमेंट में नॉर्मली क्यों, ये सारे के सारे जो है एडजस्टमेंट में ही शो होते हैं सर। इसके अलावा और क्यों नहीं? और भी कुछ होते हैं बट ये मेन जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो मैंने सर, यही क्यों और कुछ नहीं? ज़्यादातर ये इसीलिए होता है क्योंकि ये सब, इन सब का पता आखिरी डेट में ही पता चलता है। आप सोचिए ना कि आप किसी भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन कब करते हैं चार्ज? साल के एंड में ही तो करते हैं ना, आखिरी तारीख को। ऐसा तो नहीं है कि महीने पहले कर लो, 4 महीने पहले कर लो, 6 महीने पहले कर लो। डेप्रिसिएशन साल के एंड में ही पता चलता है। तो डेप्रिसिएशन साल के एंड में पता चलता है तो एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब क्या हुआ है कि डेप्रिसिएशन 2 अकाउंट इन्वॉल्व है ना, तो यानी कि डबल इफेक्ट, तो इसीलिए जितने भी एडजस्टमेंट में है उसका डबल इफेक्ट होगा। तो अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कहाँ जाता है? पीएनएल अकाउंट में डेबिट और दूसरा एसेट्स क्रेडिट हो रहा है। तो अब एसेट्स मतलब क्रेडिट होने का मतलब एसेट्स कम हो रहा है ना, तो अब एसेट्स कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो एसेट साइड में एसेट में से जितना डेप्रिसिएशन हो माइनस कर देंगे और पीएनएल में लिख देंगे। इसी तरह से जैसे बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? जो वो पैसा जो कहीं से मिलना था वो डूब गया, नहीं मिलेगा। तो एक बात बताओ, उम्मीद कब तक इंसान को रखना चाहिए? जिंदगी के आखिरी समय तक। जिंदगी के आखिरी समय तक इंसान को जो वो चाहता है करना करते रहना चाहिए और उम्मीद रखना चाहिए। उम्मीद कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे किसी से पैसा लेना है तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है, तो 31 मार्च तक मुझे उम्मीद रखना चाहिए ना कि भाई अभी 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 आज आखिरी तारीख तक तो दे देगा। अगर आखिरी तारीख को भी नहीं देता है तो फिर क्या एंट्री करना पड़ेगा? फिर मुझे करना पड़ेगा एंट्री बैड डेट्स डेबिट हो जाएगा टू जिससे पैसा लेना होता है उसको कहते हैं डेटर। तो बताइए क्या ये साल के एंड से पहले पॉसिबल था ये एंट्री करना? नहीं था ना, इसीलिए इसको भी हम एडजस्टमेंट में ही शो करते हैं। तो क्या बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू
टू डेटर। अब डेटर एसेट्स है तो क्या करेंगे, डेटर को एसेट्स, डेटर में से बैड डेट्स को माइनस करना है ना, हाँ जी। तो हम ये सारा एडजस्टमेंट यानी क्वेश्चन के थ्रू पूरा करेंगे, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग। और हाँ, अब हमने क्या देखना है, ट्रांसफर। ये तो एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या करोगे, मैं ओरली बता दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस वो जो इनकर हो गया, पेमेंट करना बाकी है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है कि आपने एक्सपेंस एडवांस में दे दिए हो। सर कैसे, अगर सपोज मैं मान लेता हूं कि साल में आपने ना 10,000 रुपये रेंट दिया था, साल के बीच में कभी भी, तो 10,000 रुपये रेंट दे दिया था, तो ये हो गया। बट साल के एंड में पता चला कि आपने ना इस 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये रेंट, वो रेंट है जो अगले साल से रिलेटेड है। कब से, अगले साल से। तो बताइए, रेंट यहाँ पे डेबिट उतने से ही करते हैं जितना कि इस साल का होगा, और अगले साल से रिलेटेड है तो हम उसको माइनस करना होगा। तो सर अब रेंट अकाउंट में हमने सीखा है कि अकाउंट में माइनस करने के लिए उसकी अपोजिट एंट्री करनी पड़ती है। कितने रुपए माइनस करना है सर, 2,000 रुपये, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कितना है, 2,000 रुपये। तो रेंट क्रेडिट हो जाएगा। अब बताइए 2,000 रुपये का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा ना, तो उसको क्या कहते हैं, प्रीपेड रेंट। रेंट बोलिए या फिर कोई भी एक्सपेंस बोलिए। तो देखिए ये जो यहाँ पे लिखा है प्रीपेड, तो उसका एंट्री कुछ ऐसा होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब इनकम ऑन कर लिए तो क्या हो जाएगा, इन एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इन सब का एंट्री, तो ये होता है। और हमने पूरे साल में जितने भी एक्सपेंसेज या इनकम ऑन किए हैं या एक्सपेंसेज इनकॉर किए ना, उन सबको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सर ट्रांसफर करना है, अगर हमने पूरे साल में, देखो रेंट है, एक एग्जांपल बस लेता हूं, रेंट, तो रेंट हमने डेबिट किया था ना, हाँ सर। अब उसको खत्म करना है, तो खत्म करना है तो टू क्या करना पड़ेगा, रेंट करना पड़ेगा। अच्छा सर, अब ये रेंट को हम कहां पे भेजना है, कहां पे भेजना है, उसको भेजना है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां भेजना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्या कहते हैं इसको, क्लोजिंग एंट्री। इसी तरह से सारे के सारे एंट्री होंगे, मतलब पूरे साल में आपने जितने भी खर्चे किए ना, एक्सपेंस किए हैं, उन सारे खर्चे को दो जगह में भेजना है। या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में भेजोगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजोगे। कहां कहां, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में भेजोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजोगे डेबिट हो जाएगा। और बाकी सारे खर्चे, मतलब क्या कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से खर्चे, चाहे परचेज हो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो टू परचेज, अगर वेजेस है तो टू वेजेस, ये समझ में आ गया। कैरेज इनवर्ड है तो टू कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में। और इसके अलावा बाकी जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, सामान खरीदने से लेकर बनने तक के खर्चा ट्रेडिंग में आ गया। और सामान बनने के बाद जो भी खर्चा होता है वो सारा का सारा खर्चा किससे चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसका मतलब रेंट हो गया, सैलरी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, पोस्टेज, टेलीग्राम, इन बैंकिंग, बैंक एक्सपेंसेस, मतलब कोई भी खर्चे, ये सारा किससे चार्ज होगा, पीएनएल अकाउंट से। और अगर कोई इनकम है तो इसका उल्टा एंट्री, मतलब इनकम क्रेडिट होता था ना तो आप डेबिट हो जाएगा। कैसे सर डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे जैसे मान के चलो रेंट रिसीव था, तो रेंट रिसीव है तो पहले इनकम था तो क्रेडिट हुआ था ना, आप डेबिट करेंगे और उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट्स है। कमाल है ना। तो बस यही है पूरा खेल। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 अपने असाइनमेंट का करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि अगर ये सारा जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इन सब का इंफॉर्मेशन अगर आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, अगर इन सब का इंफॉर्मेशन अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, सुन लीजिए ध्यान से, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कभी कंफ्यूजन ना हो उसके लिए अगर ये सारा इंफॉर्मेशन अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है या इनमें से कोई भी, तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा। सर सिंगल इफेक्ट कैसे, फिर क्या करेंगे, कहां भेजेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर लिखा है ट्रायल बैलेंस में तो ये सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी है ना, आउटस्टैंडिंग मतलब देना, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस मेरे लिए एसेट्स है ना, तो बैलेंस शीट में एसेट्स साइड जाएगा, सिंगल इफेक्ट बता रहा हूं। एक्रूड इनकम एसेट्स है ना, बैलेंस शीट में जाएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। बैड डेट्स मेरे लिए एक प्रकार से एक्सपेंस है, लॉस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिसके आगे भी प्रोविजन लग जाता है ना तो एक प्रकार से वो लायबिलिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? लायबिलिटी। तो ये सीधा सीधा प्रोविजन कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड जाएगा। चाहे किसी भी चीज का प्रोविजन हो, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, चाहे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हो, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो। प्रोविजन का मतलब सर आपने नहीं बताया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब नहीं बताया। अगला लेक्चर जो आने वाला है वो बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सारा कुछ अगले लेक्चर में कराने वाला हूं। तो अगले लेक्चर आप देखिए, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी अगले लेक्चर में मैं कराऊंगा। क्लोजिंग स्टॉक की भी एक बात है, अगर क्लोजिंग स्टॉक भी अगर आपका ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसका मतलब एक ही जगह जाएगा। स्टॉक कहाँ जाता है? एसेट्स है ना, तो एसेट्स कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स है। यानी कि जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक लिखना सीखे हैं, यहाँ पे कब लिखेंगे? जब ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में हो। और अगर ट्रायल बैलेंस में तो सिर्फ कहाँ जाएगा? एसेट साइड जाएगा। ध्यान देने की बात है। डेप्रिसिएशन सर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो डेप्रिसिएशन क्या एक्सपेंस है? आपको बस ये देखना है कि क्या ये एक्सपेंस है, इनकम है या एसेट से लायबिलिटी है। अगर कोई इनकम है इनमें से तो वो ट्रेडिंग पीएनएल में क्रेडिट साइड, अगर कोई एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग पीएनएल में डेबिट साइड, और अगर कोई एसेट से लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड या लायबिलिटी साइड सिंगल इफेक्ट होगा। और अगर एडजस्टमेंट में है तो ही दो जगह जाएगा। बता दिया। अब चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर हम 9 कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 9 बस एक छोटा सा विद एडजस्टमेंट का ट्रेलर है। अगले क्लास में हम कुछ एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट सीखेंगे, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। उसके बाद इससे और ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हम करेंगे। तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। क्या क्या दे रखा है आपका? यानी पता चल गया क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। 31 मार्च 2022 इसका एंडिंग डेट है। कैपिटल दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है, सेल्स, बिल्स पेबल, ये इतने सारे चीज दे रखा है। हमको एडजस्टमेंट से शुरू करना है। क्या करना है? एडजस्टमेंट से शुरू करना है। और मैं ये क्वेश्चन देखो आपको 10 से 15 मिनट में कराने की कोशिश करूंगा। और आप भी 15 मिनट में क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बोलना भी पड़ेगा तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा भी लग सकता है, 10 मिनट से ज्यादा। पर अगर आप चाहे तो इस क्वेश्चन को 10 मिनट में कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है, और गलत भी नहीं होगा। बैलेंस शीट भी टैली होगा एक ही बार में। सर कैसे एक बार में टैली होगा? हाँ देखते हैं जरा। क्लोजिंग स्टॉक देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है ना, मतलब एडजस्टमेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा। एक कहां जाएगा? एक जाएगा आपका बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा कहां जाएगा? आपका बैलेंस शीट में जाएगा। कितना है क्लोजिंग स्टॉक आपका? क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका 14,500 रुपए। कितना है दोस्तों? 14,500 रुपया। तो ये 14,500 रुपए क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्या करना है? अब बाकी देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन जो है ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जितने भी एडजस्टमेंट है ना, उस एडजस्टमेंट का ऊपर जो आइटम है उससे अगर रिलेटेड है तो उस पे आपको स्टार बना देना है। कैसे? जैसे कि डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 4,000 रुपए है तो प्लांट एंड मशीनरी पे स्टार बना लो। अगला है राइट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स किस पे लगता है? डेटर पे, क्योंकि एडजस्टमेंट में डेटर ऊपर डेटर कितना दे रखा है? डेटर आपका ये रहा सन्डी डेटर, स्टार लगा लो। एंड 400 इज ड्यू फॉर रिपेयर। क्या रिपेयर है? रिपेयर क्वेश्चन में देखिए, हाँ रिपेयर है। तो ये 3 एडजस्टमेंट है, तो तीनों पे मैंने स्टार लगा लिए हैं। अब जब हम ऊपर से ट्रांजैक्शन यानी आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे तो उसके साथ कर लेंगे। चलिए 10 मिनट का टाइम देखते हैं कि 10 मिनट में हम कर पाते हैं या नहीं। देखिए अब ऊपर सबसे पहले कैपिटल लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बताया कि कैपिटल कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में कैपिटल है 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ जाता है दोस्तों? लायबिलिटी साइड ही जाता है ना, तो क्रेडिटर है आपका 12,000 रुपए सर। ओके। अगला है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब मैंने क्या बताया था? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। क्या होता है? परचेज रिटर्न।
कितना है रिटर्न आउटवर्ड 5000 रुपये है, तो ये परचेज में से माइनस करेंगे। अगला है सेल्स, सेल्स किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है सेल्स, 1,64,000 रुपये। नेक्स्ट है आपका बिल्स पेबल, तो ये बिल्स पेबल कहाँ पे लिखा जाता है, लायबिलिटी होता है ना, तो बिल्स पेबल आप लायबिलिटी साइड लिख लीजिए। कितने रुपए का है बिल्स पेबल, 5,000 रुपये का है सर। अगला है आपका प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे ध्यान से देखिए, इस पे स्टार हमने लगाया था ना, हाँ सर। तो प्लांट एंड मशीनरी पे कितने रुपए है, वैल्यू 40,000 रुपये। और एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ था, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाई ₹4,000, यानी 4,000 रुपये से कम हो रहा है, तो मतलब कितना रह गया, 36,000 रुपये। और मैंने क्या बताया कि जो भी एडजस्टमेंट में लिखा होगा उसका दो इफेक्ट होगा, तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, दूसरा आपका डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है ना, तो पीएनएल में जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन कितना रुपए सर, 4,000 रुपये। नेक्स्ट जो है आपका सन्ड्री डेटर है, तो सन्ड्री डेटर भी आपका एसेट साइड में जाता है ना, हाँ सर। तो सन्ड्री एसेट्स डेटर जो है 24,000 रुपये है, और ये 24,000 रुपये में एडजस्टमेंट में लिखा है राइट ऑफ बैड डेट्स 5,000 रुपये डूब गए। इसको फर्दर बैड डेट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, फर्दर बैड डेट्स। कितना रुपए डूब गए सर, 5,000, तो कितना रह गया, 19,000 रुपये रह गया। उसके बाद है आपका ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आपको पता है ना कि कैपिटल में से माइनस किया जाता है, तो बस यहाँ पे फॉर्मेट में लिख लीजिए। कितना रुपए है ड्राइंग्स सर, 10,000 रुपये। नेक्स्ट जो है आपका परचेजेस, परचेजेस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कितना रुपए है सर परचेजेस, 1,05,000 रुपये। तो 1,05,000 में से रिटर्न घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1,00,000 रुपये। कमाल है ना। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न, तो रिटर्न इनवर्ड कितना रुपए है आपका, 3,000 रुपया, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 1,61,000। नेक्स्ट है आपका वेजेस, कहाँ पे जाता है दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में ना, तो वेजेस है आपका कितना रुपए है, 50,000 रुपये, सीधा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है आपका बैंक, बैंक क्या है आपका, एसेट्स है सर, तो बैंक एसेट्स है कितना रुपए, 10,000 रुपये, एसेट साइड में लिख लीजिए। नेक्स्ट है रिपेयर, रिपेयर कहाँ जाता है, पीएनएल अकाउंट में। सारे दुनिया का बोझ कौन उठाता है, पीएनएल, तो खर्चा है ना रिपेयर, तो रिपेयर है आपका कितना रुपए, 500 रुपये, और इस पे स्टार लगा है। ₹400 इज ड्यू फॉर रिपेयर, यानी ड्यू फॉर रिपेयर यानी देने बाकी है। ड्यू फॉर रिपेयर का मतलब क्या है, रिपेयर का पैसा जो देना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स कितने रुपए, 400 रुपये, 400 रुपये है ना, हाँ जी। तो इसका मतलब यहाँ 900 रुपये। और एक बात और बता दे रहा हूँ, ये तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर कहाँ चला जाएगा, ये आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा 400 रुपये। एक बात और है, कंफ्यूजन ना रहे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर यानी एक साल का, करंट ईयर मतलब एक साल का ही सारे के सारे खर्चे और एक साल का सारा इनकम ही आएगा। वो खर्चे जो पिछले साल से रिलेटेड है इसमें नहीं आएगा, अगर इंक्लूड है तो हटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। वो इनकम, वो खर्चे जो अगले साल से रिलेटेड है उसको भी माइनस कर देंगे, मतलब पिछले साल का हो या अगले साल का हो, दोनों को दोनों अगर इंक्लूड है तो माइनस कर देंगे। कमा लेना, चाहे वो एक्सपेंस में हो, इंक्लूड हो या इनकम में, इतना ध्यान रखना। अगला रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 को कितने रुपए का स्टॉक है सर, 20,000 रुपये का है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा आ गया 20,000 रुपया। नेक्स्ट है आपका रेंट, रेंट कहाँ जाता है सर, पीएनएल में जाता है। तो कितने रुपए का रेंट है, 4,000 रुपये का है। नेक्स्ट क्या है आपका मैन्युफैक्चरिंग, बनाने से रिलेटेड है ना, तो ये कहाँ जाएगा, आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सामान खरीदने से लेकर बनने तक के खर्चा कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग में। ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड बाद का खर्चा है ना, तो ट्रेड एक्सपेंस जो है कहाँ जाएगा, पीएनएल में। सामान बनने के बाद जो भी खर्चे वो सारा का सारा पीएनएल से चार्ज किए जाएंगे। बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना है आपका, 7,000 रुपये है, 2,000 रुपये है। बैड डेट्स कितना है,
2000। बैड डेट्स देखिए एडजस्टमेंट में था ना राइट ऑफ 5000, तो डेटर में से हमने माइनस कर दिया था और जो पहले से बैड डेट्स है उसमें और ऐड कर देंगे और लिख देंगे यहाँ पे फर्दर बैड डेट्स। क्या लिख देंगे? फर्दर बैड डेट्स। कितना रुपए? 5000। तो टोटल बैड डेट्स कितना हो गया? 7000 रुपया हो गया। नेक्स्ट कैरेज, कैरेज है एंड फ्यूल एंड पावर है, तो ये भी कहाँ पे जाएगा? ये कैरेज जो है कुछ ना लिखा हो तो कैरेज ऑन परचेज है, सामान को खरीद के लाने का खर्चा है। एंड पावर एंड फ्यूल ये भी फैक्ट्री में खर्चा होता है ना? हाँ जी सर। तो फैक्ट्री तक के जो भी खर्चा होता है वो सब कहाँ जाएगा? वो ट्रेडिंग में ही जाएगा। कैरेज है एंड पावर एंड फ्यूल। कैरेज का अमाउंट है आपका 1500 रुपये और पावर एंड फ्यूल जो है वो 1000 रुपये है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस आ रहा है। ये हमारा टोटल कंप्लीट हो गया है। देखिए हमने 10 मिनट का टाइम लिया था कि 10 मिनट में हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, तो बस करना क्या है, टोटल कर लीजिए 161,14,500 रुपये। तो ये आपका आ गया 1,75,000 रुपये, 1,75,500। इसमें से सारे खर्चे घटा देंगे अगर तो 20,000 घटाना है, 1,00,000 रुपये घटाना है, 50,000 घटाना है, 8,000 घटाना है, 1,500 घटाना है, 1,000 रुपये घटाना है। 5,000 लॉस में आ रहा है, मतलब कि क्रेडिट साइड डेबिट साइड का ज़्यादा है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ग्रॉस लॉस। तो ये कितना आ रहा? 5,000 रुपये। मतलब इधर का टोटल अगर हम करते हैं तो 1,80,500 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1,80,500। तो ये लॉस आ गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब लॉस इधर आ गया तो अब किधर लिखना पड़ेगा? ये आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिट में है तो डेबिट साइड, ये यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? टू ग्रॉस लॉस। क्या लिखेंगे? ग्रॉस लॉस। कितना है? 5,000 रुपये। अब बताइए लॉस है तो ये सारा इधर बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा यहाँ पे? बाई नेट लॉस। कैसे आएगा ये बैलेंसिंग फिगर? खर्चे तो ये 5,000 रुपये हो गया, 4,000 रुपये हो गया, 900 रुपये हो गया, 4,000 रुपये, 7,000 रुपये एंड 7,000। तो कितना आ गया? 27,900। इधर तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? लॉस हो गया, 27,900। और लॉस को कैपिटल में से माइनस करते हैं ना? हाँ सर। तो कितना हो गया? 27,900 अगर लॉस हो गया तो 1,00,000 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 72,100। अब 10,000 रुपये और माइनस करना है तो कितना आ जाएगा? 62,100। अब इसका टोटल कर लीजिए तो टोटल 12,000 रुपये और प्लस करेंगे, 5,000 प्लस करेंगे और 400, तो 79,500। अब इधर का भी उतना ही आना चाहिए इसका मतलब, तो 14,500, 36,000, 19,000 और 10,000, 79,500। कमाल है, बैलेंस शीट टैली हो गया ना, एक बार में ही हो गया, बिना रुके हुए, बिना इधर उधर। कमाल है ना। 10 मिनट का टाइम हमने लिया था, 10 मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। मजा आ गया ना। तो देखिए जैसे मैंने बताया बस वैसे ही आप करते जाइए। आप कभी भी आपका बैलेंस शीट ये जो टैली नहीं होता, अटक जाते हैं, क्या गड़बड़ी हो गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये ऐसा कुछ होगा नहीं अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते, सिर्फ उसी तरह से करते हैं तो आसानी से फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन कर सकते हैं, पूरे में से पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप हायर लेवल बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं। बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम बीकॉम वाले के लिए तो और फायदे हैं क्योंकि उनके लिए कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो कैलकुलेटर से और भी आसानी से क्वेश्चन मतलब बहुत जल्दी कर सकते हैं। 12th 11th वालों के लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फिर भी उनको इतना प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन एक विद एडजस्टमेंट यानी एडजस्टमेंट का मतलब समझा, एडजस्टमेंट के हेल्प से क्वेश्चन करना सीखे। अगले क्लास में
डेटर से रिलेटेड जो होते हैं एडजस्टमेंट, वो सारे तरह के एडजस्टमेंट को हम करने की सीखेंगे, प्रैक्टिस सीखेंगे। ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह से होता है, कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट भी हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।